प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। नहीं चल रही है तो आप स्टूडेंट हैं और आजकल लॉकडाउन में आप अपने टीचर भी हैं, तो अपने आप को खुद से पढ़ाइए। आज हमने पढ़ना है जाबिर हुसैन जी के सालिम अली से संबंधित अध्याय, जिसमें हम ऐसे एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो वैसे तो बहुत ही दुबले पतले और 100 वर्ष से कुछ कम ही थे। 100 वर्ष बहुत होते हैं, थोड़े से कम उम्र में उनकी मृत्यु हुई। नाम है सांवले सपनों की याद, और जिसकी मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है सालिम अली। पक्षी विज्ञानी, यानी कि पक्षियों के ऊपर उन्होंने इतने रिसर्च की कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनको उन्होंने पक्षियों के बारे में जो बताया वो सुनकर, साइलेंट वैली के बारे में बताया जो कि केरल से संबंधित है, और वो सुनकर उनकी भी आंखें भर गई। हम पक्षियों को इतना अपने इंजॉय के लिए देखते हैं, देखते हैं इस तरह से जैसे कि वो एक पक्षी हैं, लेकिन सालिम अली इस तरह से देखते थे जैसे कि उनके अंदर उनकी ही आत्मा बसती हो। पढ़ेंगे। पहले हम जाबिर हुसैन जी के बारे में पढ़ते हैं। जाबिर हुसैन हिंदी के प्रमुख गद्यकार, उर्दू और अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। उनका जन्म बिहार में 1945 ईस्वी में नालंदा, नौनही, राजगीर जगह पर हुआ। एमए उन्होंने अंग्रेजी में की थी। राजनीति अध्यापन में उनकी रुचि थी, अध्यापन में उनकी मुख्य रुचि थी, लेकिन राजनीति और साहित्य में भी वे बराबर भाग लेते थे। राजनीति में उन्होंने 1977 में मुंगेर विधानसभा के सदस्य के लिए लड़े और निर्वाचित भी हुए। 1995 में बिहार के विधान परिषद सभापति भी बने। उनकी रचनाओं की बात करें तो जो आगे है, डोला, बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करते हैं सांवले सपनों की याद। डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली जी की मृत्यु के जस्ट बाद में ही लिखा गया था। सालिम अली के व्यक्तित्व का बहुत निखरा हुआ रूप इसमें दिखाया गया है। उतना डिटेल से नहीं दिखाया गया है जितना दिखाना चाहिए था, क्योंकि एक लिमिट होती है, एक मर्यादा होती है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, कोई अगर किसी के बारे में कोई पुस्तक लिख रहा है, किसी के बारे में, किसी विषय के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी पुस्तक लिख रहा है, अगर उस पुस्तक में आपको एक अध्याय में 1000, 5000, 2000 शब्द मिल रहे हैं, तो आप जो लिख रहा है, लेखक या लेखिका, कवि या कवियत्री, आप ये समझिए कि उसके मन में लाखों करोड़ों शब्द रहे होंगे, जिसमें से उसने छांट कर, चुन कर, निकाल कर आपके सामने बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को रखा है। अब इस अध्याय के बारे में, सालिम अली जी के बारे में आप नेट में पढ़ेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। उतना कुछ आप किसी और को बताना चाहें तो नहीं बता पाएंगे। हुआ ये था कि सालिम अली जो थे वो बहुत अच्छे पक्षी विज्ञानी थे, और महान पक्षी विज्ञानी ऐसे थे कि पक्षियों का दुख उन्हें समझ आता था। वो ऐसे क्यों बने? कभी बचपन में उनसे एक गोरैया को घायल हो गई थी, गोली लग गई थी, इस तरह से घायल हो गई थी, तो उसके दुख को उन्होंने महसूस किया और वो पक्षियों को इतना गहराई से समझने और जानने का प्रयास करने लगे जितना गहराई से हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते, हम लोग कभी देख ही नहीं सकते। वो डीएच लॉरेंस जैसे थे। लॉरेंस आपने पढ़ा ही होगा या सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बताती हूँ। उनकी जो पत्नी है, लॉरेंस जी की मृत्यु पर उनकी पत्नी से कहा गया कि आप अपने पति के विषय में 2 शब्द कहिए। वो सब बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया कि मेरे लॉरेंस को मेरे अपेक्षा हमारे छत पर बैठने वाली गोरैया बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि उन्हें उनसे बहुत प्यार था। वो अपने कार्य, वो अपना समय उनके साथ ज्यादा बिताते थे। सेम बात सालिम अली जी के साथ थी। सांवले सपनों का एक समूह लिए हुए सदा मृत्यु की ओर, मौन वादी की ओर बढ़ता रहता है। सालिम अली जी का जो ये अध्याय उन्होंने शुरू किया, सांवले सपनों की याद, उसमें आरंभ में उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने आरंभ में लिखा है कि इस हुजूम में आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की
तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर अन्य तमाम उनके जो भी सफर थे उनसे अलग है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। आखिरी पलायन मतलब जब उनका जनाजा लेकर जा रहे थे तो ये उनकी अंतिम यात्रा थी, जिसमें ये लग रहा, सबको पता था कि वो वापस नहीं आएंगे। उसके बाद लेखक लिखते हैं कि जो मौत है वो अटल है, निश्चित है, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी मौत को टाल सके, नहीं टल सकती है, मृत्यु तो अवश्य आएगी ही। सालिम अली जी जो थे वो अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहे थे, जिसमें से वो कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन लेखक को बार बार, या फिर जो उन्हें जानते हैं उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि फिर से अपने कंधे पर दूरबीन लटकाए वो जरूर आएंगे। ऐसा श्री कृष्ण जी के लिए भी उन्होंने याद करते हुए इस अध्याय में लिखा है। श्री कृष्ण जी जाते थे जब गैया को चराने के लिए, तो वो शाम को वापस आते थे, और जब वो वहां से छोड़कर भी चले गए थे, ब्रज को छोड़कर चले गए थे, तब भी वहां की नारियां, वहां की गोपियां ये सोचती थी कि वो वापस आएंगे। ये बात सालिम अली जी के लिए कही है उन्होंने कि अब तो वे अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं, अब शायद वो वापस नहीं आएंगे। मौत एक अटल सत्य है। सुंदर दिखाई देने वाला संसार जो ये है, ये सांवले सपनों का एक समूह लिए हुए हैं और सदा मृत्यु की मौन वादी की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये सत्य ही है, हमने आज नहीं तो कल मृत्यु को प्राप्त होना ही है। इसलिए अपना जो ये कहते थे कि पशु पक्षियों को, स्पेशली पक्षियों को, पशु तो मैंने बोल दिया, सॉरी, पक्षियों को हमें आदमी की तरह नहीं देखना चाहिए। किस तरह से देखना चाहिए? पक्षियों की तरह ही देखना चाहिए। आदमी की दृष्टि कैसी है? पक्षियों में वो अपना मनोरंजन ढूंढते हैं, उपयोगिता ढूंढते हैं। हम प्रकृति में उपयोगिता ढूंढते हैं, इस चीज से मैं कैसे फायदा उठा लूं, इस चीज का मैं कैसे लाभ उठा लूं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें उन्हें उन्हीं की तरह से सोचना चाहिए। वो पक्षी हैं, उन्हें पक्षी ही रहने दीजिए। उन्हें अपनी उपयोगिता के लिए प्रयोग या मनोरंजन के लिए प्रयोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। इसके साथ साथ लॉरेंस की बात कही गई है, वो मैंने आपको बताई। और जो बातें हैं चौधरी चरण सिंह जी से संबंधित, वो उन्होंने जैसे एमए इंग्लिश में किया, उसके बाद वो ये सब रिसर्च करते रहे। इन रिसर्च में उन्होंने साइलेंट वैली के पर्यावरण को बचाने का सुझाव दिया। किसे दिया? उस समय के प्रधानमंत्री जी को। जिस तरह से उन्होंने पक्षियों के बारे में बताया कि यहाँ से ऐसी हवाएं आती हैं जो इन पक्षियों को बहुत नुकसान करती हैं, और उन पक्षियों के दर्द को समझाया, सुनाया, तो चौधरी चरण सिंह जी जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, आंखें उनकी भी नम हो गई। तो जो सामने वाले को भी इतना अच्छे से बता सकते हैं, सोचिए उन्होंने स्वयं कितने रिसर्च की होगी और कितना उनका मन उन पक्षियों के साथ लगा हुआ होगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम भी फॉल ऑफ अ स्पैरो रखा। अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा? फॉल ऑफ अ स्पैरो। ये कई बार पीजीटी, टीजीटी और साथ साथ में वैसे ये 10th 9th के लेसन्स में है, तो उसमें भी कई बार आ जाता है। फॉल ऑफ अ स्पैरो किसकी आत्मकथा है? ये है सालिम अली जी की। और सांवले सपनों की याद किसने लिखा है? जाबिर हुसैन, जिनका जन्म 1945 में हुआ। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको इसके बारे में बताती हूँ। आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा कि सोए हुए पक्षी अर्थात मृतक व्यक्ति को कोई पुनः जीवित नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहता। स्वयं सालिम अली ने वर्षों पूर्व जाबिर जी को ये बताया कि सभी लोग पक्षियों को आदमी की दृष्टि से देखते हैं, ये उनकी भूल है। उपयोगितावादी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वे अपने कानों से पक्षियों की मधुर ध्वनि और संगीत को सुनकर हृदय में एक रोमांच अनुभव करते हैं। वस्तुतः ऐसे ही व्यक्ति का नाम सालिम अली है। श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं को भी स्मरण किया। ना जाने कब श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपनी शरारतों से वहां के लोगों का मन मोह लिया था। मक्खन चुराना, बांसुरी की मधुर ध्वनि से सबके मन को बांध लिया था। ये सारी घटनाएं, यमुना का सांवला पानी, वृंदावन में जो यमुना है उसका सांवला पानी, उन सब घटनाओं की याद दिला देता है। श्री कृष्ण आज वहां नहीं है, लेकिन
क्या है? यमुना का सांवला पानी है जो हमें उन सब घटनाओं की याद दिलाता है। वाटिका का माली सूर्य ढलने पर सैलानी होता है जो दूसरे देश से प्रवासी आते हैं खोज के, को निर्देश देता है। तो लगता है कि कहीं से वो आ जाएगा और वाटिका का संपूर्ण वातावरण अपनी बांसुरी के मधुर संगीत से गूंजा देगा। सालिम अली एक बहुत ही पतले दुबले व्यक्ति थे। उनकी आयु 100 वर्ष होने में थोड़ी कम थी। लंबी लंबी अपनी यात्राओं ने ही उनके शरीर को बहुत दुर्बल बना दिया और कैंसर जैसी बीमारी उनको लग गई, जिस कारण से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन यहाँ पर लेखक एक बात कहते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी ने भी उन्हें पक्षियों से दूर नहीं किया। वो पक्षियों को उसी तरह से देखते थे। चश्मा तक उनको जो लगा हुआ था वो इस तरह से था कि उनकी मृत्यु के समय ही उतारा गया, मतलब उनकी दृष्टि पक्षियों को अपने अंत समय तक देखती रही। फिर आगे वो कहते हैं कि एकांत के क्षणों में वे बिना दूरबीन के ही पक्षियों को निहारा करते थे। क्षितिज क्या होता है? क्षितिज क्या होता है? जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं होता है, धरती आकाश कहीं भी मिलते हुए नजर नहीं आते हैं। शिमला या कहीं दूर अगर रोहतांग जैसी जगह पर जाते हैं तो बादल होते हैं जो ऐसे लगता है जैसे जमीन को छू रहे हैं। बादल उड़ते हुए आ जाते हैं जमीन को छूते हुए। लेकिन क्षितिज, हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, सड़क और ऊपर का आकाश मिलता हुआ नजर आता है तो वो क्षितिज। लेकिन जब तक हम वहां पहुंचते हैं तो आगे का नजारा ऐसा होता है। क्षितिज कहते हैं जहां धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं लेकिन वो मिलते नहीं है। ठीक है, तो क्षितिज से संबंधित वो लिखते हैं, क्षितिज को भी छूने वाली उनकी तीव्र दृष्टि में प्रकृति को भी अपने घेरे में बांध लेने का जादू था। बड़े प्रयास से ये दुनिया उन्होंने अपने लिए ये पक्षियों की दुनिया बनाई थी। इस दुनिया के निर्माण में उनकी जो पत्नी है, सालिम अली जी की पत्नी का नाम तहमीना है। तहमीना जी ने भी उन्हें इस प्रकार के पक्षियों के साथ जीना और उनके साथ के जीवन को बनाने में बड़ी सहायता की। सालिम अली जी ने अपने अनुभवों के आधार पर उस समय के प्रधानमंत्री, ये मैं बता चुकी हूँ, चौधरी चरण सिंह जी के सामने भी रखा और उन्होंने बताया कि हिमालय और लद्दाख जैसी बर्फीली जमीन में रहने वाले पक्षियों की सुरक्षा करें। और अब मैं आपको अंत में ही बताऊंगी कि बचपन में उनकी एयर गन से नीलकंठ की गोरैया की मृत्यु हो गई थी। इस कारण से वो पक्षियों की तरफ अधिक ध्यान देने लगे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में सागर के समान विशाल और अथाह व्यक्ति वाले इंसान थे। जो उन्हें भली भांति जानता है वो ये बात अनुभव करेगा, इस बात को वो अनुभव करेगा कि आज दूर से वो अपने कंधे पर दूरबीन टांगे हुए जरूर आ रहे होंगे। तो कैसा था ये अध्याय और सालिम अली जी का व्यक्तित्व आपको कैसा लगा? जाबिर हुसैन जी ने बहुत अच्छे से लिखा है और मेरे ख्याल से एक बार हमें भी पक्षियों को 1 सेकंड के लिए आप आंखें बंद कर लीजिए और पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनिए। उसमें ये मत देखिए कि आपको आनंद आ रहा है या नहीं, आप उसमें ये देखिए कि वो पक्षी कितना मधुर संगीत गा रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है उनका मधुर संगीत, और वो कितना अधिक एंजॉय करते हैं। जो एक भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में एक बार 1 मिनट के लिए मेरे कहने पर आप आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए सुंदर सुंदर पक्षियों की एक लंबी सी कतार आगे बढ़े जा रही है और उनकी आवाज, उनके कारण उड़ने वाली हवा हमें कितनी मधुर, कितनी मीठी, कितनी प्यारी लग रही है। 1 सेकंड के लिए अगर आप इस बात को महसूस कर लें तो शायद ये अध्याय और सालिम अली जी का ध्यान इन पक्षियों की तरफ क्यों गया, ये बात आपको अच्छे समझ आ जाएगी। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम इसके प्रश्नोत्तर और सार भी करेंगे। सार तो हमने कर लिया, प्रश्नोत्तर और गद्यांश की व्याख्या भी करेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।